यस। मैं BM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, RP गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड का जो इतिहास का प्रश्न पत्र है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इस पर आज चर्चा करेंगे। और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का एक प्रख्यात शासक रहे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्हें अपने राज्य की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित और साम्राज्य विस्तार के रूप में हम जानते हैं। तो उसके अंदर जो पहला उनका काम था वो था उनका राजस्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सिद्धांत, ये एक तरह से बलबन के राजस्व सिद्धांत जैसा ही था। और इनके उस समय के विद्वान थे हजरत अमीर खुसरो, जिन्होंने इनके लिए इस सिद्धांत का फ्रेम तैयार किया था। और उसमें इन्होंने स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है कि मैं राज्य में अमीरों की शक्ति को पुनः संगठित नहीं होने दूंगा और राज्य संचालन में जो धर्म अधिकारी उलेमा है उनको आगे नहीं आने दूंगा। यानी चूँकि मैं सुल्तान हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और मैं जो अन्य जनता है उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। इस चीज़ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि राज्य के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मेरे को करना है। यहाँ तक अलाउद्दीन ने ये कहा है कि मैं इस बात की कभी चिंता नहीं करता हूँ कि मेरे साथ अंतिम समय में क्या होगा, लेकिन मैं जब तक हूँ वही काम करूँगा जो राज्य के हित में हो और उसी कार्य में मैं किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने वही बलबन जैसा ही निरंकुश राजस्व सिद्धांत को अपनाया और उससे पूरे प्रशासन को, अमीरों को, उलेमाओं को, सबको नियंत्रण किया। और इनके लिए उन्होंने 4 अध्यादेश और जारी किए थे अपने राज्य में, ताकि जो अमीर वर्ग है उसको नियंत्रण में रख सके। तो उसमें सबसे पहला जो काम किया था वो ये था कि अमीरों के पास जितनी भी ज़मीन दे रखी थी उन्होंने, वो सब ज़मीन उन्होंने जब्त कर दी। यानी राज्य के द्वारा दी हुई सरकारी जो भूमि अमीरों के पास थी उन सबको उन्होंने जब्त करने का आदेश निकाल दिया। दूसरा, अपनी जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसको उन्होंने सुदृढ़ कर दिया, ताकि कोई भी राज्य में अगर किसी प्रकार का विद्रोह करता है, अशांति पैदा करता है या संगठित होकर के सुल्तान के खिलाफ कोई इस प्रकार कदम उठाने का कार्य करे तो उसकी सूचना तत्काल सुल्तान को मिल जाए। तो इस तरह से उन्होंने अपना गुप्तचर व्यवस्था उसको पुनर्गठित कर दिया। तीसरा जो अध्यादेश का बिंदु था वो था दिल्ली में मद्यपान निषेध। यानी दिल्ली में उन्होंने क्या कर दिया, मद्यपान को निषेध कर दिया। अब दिल्ली के कोई भी लोग मद्यपान का सेवन नहीं करेंगे। और यहाँ तक बताया जाता है कि जिनके ज़्यादा हैबिचुअल थे वो लगभग 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर जा कर के और मद्यपान का सेवन करते थे, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने उसको पूर्णतः बंद कर दिया। और दूसरा, उन्होंने क्योंकि इस प्रकार जो मद्यपान लोग करते हैं वो बैठ करके किसी न किसी प्रकार की योजना बनाते रहते हैं और उनको रोकने के लिए उन्होंने इस प्रकार के आदेश निकाल दिए। चौथा जो आदेश था वो ये था कि जितने भी अमीर है वो आपस में परस्पर मिलेंगे नहीं, न कोई आनंद समारोह में एकत्रित होंगे। उनको एकत्रित होने के लिए सुल्तान की परमिशन आवश्यक है।
उनके बीच में अगर कोई शादी समारोह होगा तो वो भी सुल्तान की आज्ञा से होगा। तो इस तरह से इनको संगठित नहीं होने दिया। अगला जो उनका कदम था स्थायी सेना का गठन। दिल्ली सल्तनत में पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने राष्ट्रीय सेना का गठन किया। इससे पहले जितने भी शासक रहे हैं उनके पास सामंतों की, प्रांतों की गठित की हुई सेना रहती थी, लेकिन चूंकि अलाउद्दीन एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था, वो अपने राज्य को बहुत ज़्यादा फैलाना चाहता था, तो वो इस चीज़ को जानता था कि जब तक राज्य के पास स्थायी सेना नहीं होगी तब तक ऐसी विजय हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने स्थायी सेना का निर्माण किया। उसके लिए सेना मंत्री को नियुक्त कर दिया और जो भी योग्य सैनिक थे उनकी भर्ती की। अब तक जो सेना के लिए योग्य नहीं थे उनको हटा दिया गया, उनको पेंशन दे दी गई नगद। और दूसरा, अपने स्थान पर जो प्रतिनिधि भेजने की परंपरा थी, सैनिक स्वयं युद्ध में न जाकर के अपनी जगह दूसरे को भेजते थे, उनको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उसमें पहला तो था कि सिपाहियों का होलिया लिखा जाने लगा। होलिया का अर्थ होता है आकृति, जो कि उस समय आज की तरह फोटोग्राफी की व्यवस्था तो थी नहीं, और उसकी जगह उन्होंने एक रजिस्टर बना लिया जिसमें हर सैनिक की लंबाई, उसका रंग, उसके शरीर पर जो परमानेंट कोई चिन्ह है उनका सबका विवरण रखा जाने लगा, ताकि उस विवरण को पढ़ करके और उस व्यक्ति का ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये वही व्यक्ति है जो हमारे रजिस्टर में दर्ज है। तो इस तरह से सिपाहियों का होलिया लिखा जाने लगा। और घोड़ों के लिए क्या है, डाक नीति प्रथा लागू की है, डाक प्रथा। इसमें क्या था कि चूंकि अब तक ये होता आ रहा था कि जैसे किसी एक प्रांत का निरीक्षण किया जा रहा है तो दूसरे प्रांत के जो घोड़े हैं वो उधर भेज दिए जाते थे और निरीक्षण के समय उनकी संख्या प्रस्तुत की जाती थी, और केंद्रीय जो राजस्व है उसमें से इतने घोड़ों का वो पैसा उठा लिया जाता था। अब इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया कि हर प्रांत है उसकी एक अलग मोहर होगी, एक केंद्र की मोहर होगी, वो उन सब घोड़ों पर लगा दी। तो अब कोई भी घोड़ा एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नहीं जा सकेगा। तो इस तरह की उन्होंने व्यवस्था कर दी और सैनिकों को सबको नगद वेतन देना शुरू कर दिया, जिसमें 278 टका वार्षिक वेतन होता था। एक सिपाही को कितना मिलेगा, 278 टका वार्षिक वेतन। 234 टका तो वेतन और 78 टका उसको मिलेगा जो घोड़ा रखेगा, यानी 234 टका तो खुद का वेतन हो गया, और जिस सैनिकों के पास घोड़ा है वो 78 टका और मिलेगा। ऐसा कुल मिलाकर के 312 टके एक सैनिक को मिलेंगे जिसके पास घोड़ा है, यानी जिन सैनिकों के पास घोड़ा नहीं है उनको तो 234 टके मिलेंगे, और प्लस जिनके पास घोड़ा है उनको 78 टके अतिरिक्त मिलेंगे। इस प्रकार 312 टके उस समय एक सिपाही को मिलता था, और वो उस समय की जो बाजार की जो नीति थी उसके तहत उसके लिए वो पर्याप्त था। अब तीसरा जो हमारा जो पॉइंट आता है अलाउद्दीन का, वह है उसके आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में है उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली, देखो एक विद्वान थे मोरलैंड, उन्होंने बताया है कि अलाउद्दीन के पास 4,75,000 सैनिक थे,
कई विजय करनी थी, अपने साम्राज्य को उसको विस्तृत करना था, इसलिए इतनी सेना उसको रखना भी आवश्यक था। अगर बाजार पर अगर वो नियंत्रण नहीं करता है और इन सैनिकों को इस प्रकार वेतन देता रहता है तो संभवतः 5-7 वर्ष में उसका राजकोष खाली हो जाता। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बाजार को नियंत्रण कर दिया, यानी बाजार में हर वस्तुओं की कीमत उन्होंने फिक्स कर दी कि ये इस कीमत पर मिलेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति को अधिक दाम नहीं देना पड़े और जो ये काला बाजारी है वो नियंत्रित हो जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक तो साहने मंडी का गठन कर दिया, यानी साहने मंडी। अब क्या होगा कि कोई भी व्यापारी जो व्यापार करेगा वो अपना साहने मंडी में अपना नाम रजिस्टर करवाएगा और उसको आयात निर्यात जो भी करना है वो सब की सूचना इसको देगा और मंडी में ला करके अपना माल बेचेगा। अलाउद्दीन ने यहाँ तक व्यवस्था कर दी, अगर मान लो कोई व्यापारी के पास अगर धन कम है तो उसके लिए सरकार खजाने से व्यापार करने के लिए धन दिया जाएगा, लेकिन वो व्यापार साहने मंडी के माध्यम से ही करेगा। और इसके अंदर क्या कर दिए कि हर वस्तु के दाम निर्धारित कर दिए, यानी फिक्स कर दिए। जैसे आपका गेहूं है, गेहूं 7.5 क्विंटल प्रति मन हो गया, जो है 4 क्विंटल प्रति मन हो गया, चना, उड़द और मूंग, चावल, ये सब क्या हो गए 5 क्विंटल प्रति मन। इस दर पर आपको बेचना है और इसकी दर निश्चित कर दी। इसी प्रकार से अन्य जो वस्तुएं जैसे कि आपके घी है, घी आपको 1.5 लीटर का मिलेगा, आपको 2.5 किलो घी, 2.5 से है। ऐसे ही तेल है, तेल आपको मिलेगा 1/3 लीटर का, 3 से। यानी जितने भी वस्तुएं हैं उन सब के उन्होंने दाम फिक्स कर दिए। जैसे प्रथम श्रेणी के जो घोड़े हैं वो आपको 100 से लेकर के 200 टके मिलेंगे, प्रथम श्रेणी के घोड़े। द्वितीय श्रेणी के घोड़े हैं वो आपको 80-90 टके में मिलेंगे, और जो थर्ड श्रेणी के घोड़े हैं वो आपको 60 और 70 की रेंज में के टके के हिसाब से घोड़े उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार से घर में जैसे काम करने वाली दासी है वो आपको 5 से लेकर 12 टके के हिसाब से मिल जाएगी। ऐसे दास है 10 से लेकर 15 टके प्रति हिसाब से मिल जाएंगे। और सुंदर जो लड़कियां घर पे काम करने वाली है वो 20 से 40 टके मिल जाएगी। यहाँ तक बताते हैं कि और भी जो सुंदर युवतियाँ थी उनकी कीमत 1000 से 2000 टके इनकी दर थी। लेकिन इनको खरीदने से लोग डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की ये नीति थी कि पैसा किसी के पास नहीं होना चाहिए, और उस युग में अगर एक लड़की के लिए अगर 2000 टके कोई दे रहा है तो बहुत बड़ी रकम है, तो इसका उनको भय रहता था। तो इस कारण से वो इस प्रकार के जो सौदे हैं वो उनको गुप्त खरीदते थे, यानी ओपन में खरीदना पसंद नहीं करते थे कि सुल्तान को मालूम नहीं चल जाए। दूसरा, सब वस्तुओं की कीमत निश्चित है और आपको साहने मंडी के माध्यम से बेचना है, और उसमें साहने मंडी में अधिकारी लगा रखे हैं
जो उसकी देखरेख करेंगे। और कीमत के साथ साथ तोल भी उन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से कम नहीं तोलेगा। अगर कोई व्यक्ति कम तोलता पाया गया तो उसे जितना उसने कम तोला है उतना उसके शरीर में से मांस तत्काल काट दिया जाता था। जैसे मान लो किसी ने 1 किलो में 200 ग्राम कम तोल दिया, तो जब पकड़ा गया तो 200 ग्राम तत्काल उसके शरीर में से काट दिया जाता था। तो इतना कठोर दंड था, इसकी वजह से लोग इस प्रकार का कर्म नहीं करते थे। चौथा हम देखते हैं राजस्व सुधार। देखो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत उसकी जरूरत थी, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी विजय करनी थी। तो उसके लिए उन्होंने अपनी जो राजस्व नीति थी उसको उन्होंने सुधार किया उसमें। तो पहला सुधार ने ये किया कि जिन लोगों के पास जो जमीन है सरकार के द्वारा दी गई, मिल्क में, मुफ्त इनाम में, वो सब जमीन सुल्तान ने अधिग्रहण कर ली कि किसी के पास इस प्रकार की कोई जमीन नहीं रहेगी, वो सब खालसा जमीन कर दी गई। दूसरा, उस समय के जो हिंदू अधिकारी थे, खुद मुकद्दम और चौधरी, ये 3 अधिकारी थे, खुद मुकद्दम और चौधरी, इनको विशेषाधिकार मिला हुआ था, लगान वसूली में सहायता करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनके जो विशेषाधिकार है उनको समाप्त कर दिया। ये भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही लगान देंगे और विशेषाधिकार था वो खत्म कर दिया। तीसरा जो राजस्व नीति में उन्होंने सुधार किया वो ये किया कि भूमि का 50% आपको कर देना फिक्स कर दिया। और जो दूसरे कर है जिसमें चरागा कर है, आपके आयात निर्यात कर है, वो कर आपको अलग से देने पड़ेंगे, लेकिन 50% तो आपको उपज का कर देना ही देना है। राजस्व सुधार में जो चौथा सुधार किया उन्होंने वो ये किया कि भूमि की नाप करवा दी। दिल्ली सल्तनत में पहली बार भूमि की पैमाइश किसके द्वारा करवाई गई है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्यों करवाई गई है? क्योंकि अब तक ये हो रहा था कि कोई भी किसान, जैसे मान लो कोई 5 बीघा जमीन जोत रहा है तो वो बता रहा है मैं तो 3 बीघा ही जोत रहा हूँ, और 3 के हिसाब से ही वो लगान दे रहा था। क्योंकि सुल्तान इस बात को जानते थे कि इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है, तो उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ज़मीन की पैमाइश करवा दी। अब पैमाइश करने के साथ ही अब फिक्स हो गया कि कौन व्यक्ति कितनी ज़मीन जोत रहा है, और उसी के हिसाब से उससे लगान वसूली की जाने लगी। एक था खम्स। खम्स देखो एक कर होता है जिसका अब तक ये व्यवस्था थी, खम्स का होता है लूट से प्राप्त हुआ माल, जिसमें 1/5 हिस्सा सुल्तान का रहता था यानी राज्य का, और 4/5 सैनिकों में बीच में बांटा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको परिवर्तन कर दिया और अब ये कर दिया कि 1/5 तो सैनिकों में बटेगा और 4/5 भाग है वो राजकोष में जाएगा। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि वो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसको बहुत सारी विजय करनी थी, उन विजय के लिए एक विशाल सेना और उस सेना का खर्चा, इसके लिए उन्होंने अपने आर्थिक सुधारों को लागू किया। और आर्थिक सुधार इस प्रकार के थे कि जो एक यथार्थ पर आधारित थे और सफल उसका सुधार रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्यकाल में हम एक ऐसे शासक को देखते हैं जिसने पूरे बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, और वो आज के युग में भी काफ़ी सराहनीय कदम माना जाता है।